मैंने उतार लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, ये जो a है सर, इसकी वैल्यू मुझे पता है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू है यहाँ पर। चलो ना, काफ़ी आसान सा है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। ये जो है, अब हम इसको S2n तो नहीं बोल सकते। हेलो, वेलकम इन ए के स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है क्लास 11 की, इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 32 तक। इन क्वेश्चंस के बीच में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कैलकुलेशन में काफ़ी डिफिकल्ट हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों को काफ़ी अजीब लगते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा, कहीं भी महसूस नहीं होगा आपको कि वहाँ पे कुछ ऐसी खास कैलकुलेशन थी भी, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने सारा बेसिक बताया हुआ है ना, इस पूरे चैप्टर का। इस क्वेश्चन में बोला गया, फाइंड 4 मेंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18। ठीक है, तो मतलब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं भैया कि जो भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ना वो a है, और जो कॉमन रेशो है जीपी का वो r है। अब अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन में बोला गया ना उसके हिसाब से अगर हम चलें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया यार, क्वेश्चन में यही तो बोला गया कि भाई जो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसमें 4 टर्म है, जिसमें जो थर्ड टर्म है, ध्यान से देखो, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाई 9। ठीक है, अब यार थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, A3। ठीक है, ये क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म है यानी कि A उससे 9 ज़्यादा के बराबर है, यानी जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, यही तो है इसका मतलब। एंड एक बात और हमें बताई गई है, ठीक है, और दूसरी बात क्या बताई गई है कि यहाँ पर देखो जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म ज़्यादा है फोर्थ टर्म से, कितनी, 18। अब देखो सेकंड टर्म का मतलब हो गया A2, फोर्थ टर्म का मतलब हो गया A4। अब सेकंड टर्म A4 से 18 ज़्यादा है, यानी कि इनको इस तरह से लिखा जा सकता है कि सेकंड टर्म A4 में 18 जोड़ने पे आएगी। क्यों? क्योंकि सेकंड टर्म A4 से या फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ, जो A3 यानी थर्ड टर्म है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ AR²? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जीपी में AN का फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1, यानी जो भी यहाँ पर है उससे एक कम यहाँ पावर लगाओगे, सीधी सी बात है। तो अगर यहाँ पे थर्ड टर्म थी तो यहाँ पे पावर 2 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, A+9। अब ये A इधर ले आओ, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AR² माइनस A इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। यहाँ से क्या A कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, R² माइनस 1 और इज इक्वल टू क्या बचेगा, 9। इसको अभी हम इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देते हैं। अब बताओ कि यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आराम से समझ में आया होगा। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, सेकेंड टर्म को हम क्या ले सकते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशो, ठीक है। फोर्थ टर्म को हम क्या ले सकते हैं, AR³ प्लस में कितना है सर, 18 है, ठीक है। अब इसको जरा माइनस में लेके आओ, AR तो यहाँ पे पहले से मौजूद है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AR³ बराबर कितना है, बराबर है 18। अब क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल AR कॉमन आ रहा है, तो AR यहाँ से कॉमन लोगे तो A तो बाहर आ गया, R³ में से R बाहर आया, यानी कि R² वहाँ बचेगा, और यहाँ पे 1 माइनस R² इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना बचा है सर, 18 बचा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर भी देखो R² माइनस 1 दिख रहा है क्या? यहाँ पे हम बना सकते हैं ऐसा क्या? बिल्कुल, दोनों तरफ -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर -1 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो उसको मैं अंदर ले जाता हूँ, तो ये 1 माइनस R² की जगह R² माइनस 1 हो जाएगा, और उधर 18 की जगह -18 हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें वो सेम बन जाए और बाद में काटने कूटने में आसानी हो, ठीक है। अब देखो यार, अब इसके बाद, ठीक है ना, अब इसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। सॉल्व करना आसान क्यों है? देखो, जो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है उसको डिवाइड कर दो फर्स्ट से। सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है AR, ब्रैकेट के अंदर क्या है, R² माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 18, और फर्स्ट टर्म में देखो राइट में 9 है, यानी कि राइट में यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है A, और यहाँ पे है R² माइनस 1। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो कितनी आराम से सॉल्व हो जाएगा ये, इससे तो ये कट गया, इससे तो ये कट गया, ठीक है, A से A कट गया, तो यहाँ पे बचा R, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, R इज इक्वल टू 9 2 18, यानी कि -2 आ गया R की वैल्यू। अब यार एक बात बताओ, अब R आपको पता लग गया, ठीक है, आपको R पता लग गया, ठीक है, निकालना क्या था आपको, देखो
निकालना था चारों की चारों टर्म, यानी 4 टर्म ऑफ जीपी हमें निकालनी थी, चारों टर्म। हमें आर पता है, अगर मैं ए भी पता कर लूँ तो सब कुछ निकाला जा सकता है चारों टर्म, मतलब आराम से, है ना। ए और पता करना है। ए कैसे पता करोगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो 1 में रख दो, ठीक है। ये यहाँ से इसको मैंने यहाँ रखा, ठीक है। मतलब इस स्टेप के बाद देखो आपको यहाँ देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाली इक्वेशन उतारता हूँ, ए आर स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना है 9। अब यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो ना यार, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, आर की वैल्यू कितनी है -2, है ना। आर की वैल्यू कितनी है -2, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 1 3, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, 3 है बराबर 9, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी सर। अब हमें यहाँ से ए भी पता लग गया, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें तो निकालनी थी जीपी, ठीक है, जीपी के चारों टर्म, है ना, जीपी के चारों टर्म निकालने थे, ठीक। तो जीपी क्या होगी सर, देखो जीपी में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म यानी कि A2, थर्ड टर्म यानी कि A3 और फोर्थ टर्म यानी कि A4। अब यार देखो, ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी होगी A, सेकंड टर्म क्या A में R मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड में क्या AR स्क्वायर, अगले में क्या AR की पावर 3, यही निकालना था ना हमें। तो इसका मतलब क्या है यार, फर्स्ट टर्म तो देखो 3 आ गया, अब R से मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना, मतलब A में R से मल्टीप्लाई करते जाओ, मिलता जाएगा। तो R कितना है अपने पास -2, तो 3 × -2 किया, 3 × -2 किया तो -6 मिल गया, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया +12 मिल गया, फिर इसको भी -2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा -24 मिल जाएगा। तो यही हमें निकालना था, ठीक है ना, जीपी के 4 टर्म्स, और ये हमने निकाल दिया यार। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहाँ तक देखो कुछ भी ऐसा, ठीक है ना, आपको हार्ड नहीं लगा होगा, ठीक। चलिए, बाकी आपको पीडीएफ तो मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, बट फिर भी कुछ बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होता है तो यहाँ से ले लेना, छोटे करने में ना थोड़ा धुंधला हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत आसान है, ठीक है ना। इसके सॉल्यूशन को देखो, बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है यार, मैं बोल तो रहा हूँ, कहीं भी आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ ऐसा खास कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस। मतलब देखो क्या है, ये कोई जीपी है, उसका हमें pth टर्म बताया गया है, उसका हमें qth टर्म बताया गया है, और उसका हमें rth टर्म बताया गया है, ठीक है। कितना कितना बताया गया है सर, ध्यान से देखो, हमें बताया गया भाई जो pth टर्म है वो a है, qth टर्म जो है वो b है, rth टर्म जो है वो c है, ठीक है। तो मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म ए नहीं है, याद रखना, फर्स्ट टर्म ए नहीं है। कॉमन रेशो को भी स्मॉल आर मत मानना, क्योंकि वो कोई और चीज़ है, ठीक है ना, तो कुछ और मान लेना बस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट फर्स्ट टर्म यानी कि A1, है ना, इसको मैं फर्स्ट टर्म ही लिख देता हूँ, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल है, क्योंकि स्मॉल ए तो pth टर्म है, एंड कॉमन रेशो, ठीक है। तो मैंने इतना लिख दिया कि भाई फर्स्ट टर्म कितना है कैपिटल है, एंड कॉमन रेशो कितना है कैपिटल आर। ऐसा क्यों किया समझा चुका हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे फर्स्ट टर्म को भी स्मॉल है मत मानना, स्मॉल है pth टर्म है, ठीक है। कॉमन रेशो अगर स्मॉल आर को मानोगे फिर यहाँ कन्फ्यूजन आएगी, rth टर्म की बात की गई है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत करना, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब एक बात देखो यार, ठीक है, यहाँ पे खास बात देखो क्या है कि आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई जीपी का nth टर्म अगर हम निकालते हैं तो वो आता है AR की पावर n-1, यही आता है ना। बट अपने क्वेश्चन में क्या है, आपको स्मॉल a नहीं लिखना, क्योंकि स्मॉल ए कोई और चीज़ है, तो उसकी जगह बस कैपिटल ए लिखना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लिया है, यानी कि ये, और स्मॉल आर की जगह ऐसे लिखना, यानी कि ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, इसकी जगह ये नज़र आएगा आपको। तो मतलब क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे अगर अब मैं चाहूँ ये फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ, इसको मैं भी मिटा दूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल आर, और जैसे यहाँ पे n होता है तो n-1 आता है, यहाँ पे pth टर्म है तो p-1 आएगा, इज इक्वल टू स्मॉल ए हो गया। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई कैसे हुआ,
ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ की बात करूँगा ना सर, यहाँ की बात करूँगा तो ये क्यूएथ टर्म है ना। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे स्मॉल ए नहीं है ना, ये नहीं लिखना है आपको, बल्कि ये लिखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। कॉमन रेशो स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर माना है हमने। और जैसे यहाँ पे एन होता है तो एन माइनस वन, यहाँ क्यू है तो क्या आ जाएगा सर, क्यू माइनस वन इक्वल टू क्या है, बी है। ऐसे यहाँ की बात हम करेंगे तो ये आर टर्म है, स्मॉल ए नहीं लिखना है, कैपिटल ए, ठीक है, आर। और यहाँ पे जैसे एन होता है तो एन माइनस वन, आर है तो आर माइनस वन, स्मॉल आर, ठीक है, इज इक्वल टू सी। बताओ यार यहाँ तक क्या दिक्कत है आपको समझने में, क्या कोई दिक्कत आई यहाँ तक समझने में? नहीं। अब हम बोलेंगे कि यार हमें प्रूफ क्या करना था, है ना, हमें प्रूफ क्या करना था वो भी एक बार देख लो, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, वो भी लिख लेते हैं। और यहीं से हमें हिंट मिलेगा कि हम क्वेश्चन को शुरू कैसे करें। हमें प्रूफ करना है a रेज टू द पावर q माइनस आर इंटू बी रेज टू द पावर r माइनस p इंटू सी रेज टू द पावर p माइनस q। ठीक है। अब एक काम करो ना यार, एक काम करते हैं, जो प्रूफ करना है ना इसको ज़रा बाद में लिखो, ठीक है, यहीं पे लिखो इसको। अब ज़रा ध्यान से देखना, बहुत आसान सा सवाल है ये, ठीक है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, बिल्कुल आराम से, ठीक है। और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना। उससे पहले इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 3 बोल दो। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है ना उसके LHS से शुरू करते हैं। जो हमें प्रूफ करना है सर, ये जो हमें प्रूफ करना है इसका LHS उतार लो यहाँ पे, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना है इसका हम क्या उतार लेंगे, LHS। तो यहाँ पे मैंने लिखा LHS, ध्यान से देखना। LHS में क्या है अपने पास, LHS में यही है ना अपने पास, मैंने उतार लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, ये जो a है सर इसकी वैल्यू मुझे पता है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से ये जो b है इसकी वैल्यू भी मुझे पता है, ठीक है। और ये जो c है इसकी वैल्यू भी मुझे पता है, देख लो यार, है ना, इनकी वैल्यू मुझे पता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी। मैं क्या करूँगा, एक जो भी है उसकी वैल्यू रखूँगा, a की पावर क्या थी, q माइनस आर, तो उसकी पावर q माइनस आर रहने दूंगा। जो b है उसकी वैल्यू तो यहाँ पे b की जगह पुट करूँगा, और b की पावर क्या थी, r माइनस पी, मैंने यहाँ r माइनस पी लिख दिया। इनटू में c है उसकी पावर क्या है, p माइनस q, ठीक है। यहाँ पर ये a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे c की वैल्यू, और ये वैल्यूज मुझे पता है। कैसे, देखो जरा, a की वैल्यू क्या है, a r की पावर p माइनस वन, है ना। तो देखो ये a की वैल्यू मुझे पता थी, तो मैंने सीधा सीधा a की वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दी, ठीक। इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पर देखो ये b की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो मैंने b की वैल्यू यहाँ से उठा के लिख दी, ठीक है। ये b की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a r की पावर q माइनस वन। इसी तरह से जो c है, ठीक है ना, ये c है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, और c की वैल्यू क्या है, a r की पावर, सॉरी, a कैपिटल R की पावर r माइनस वन, ठीक। तो ये भी लिख दो यार। मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को समझने में? नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको, एकदम आहिस्ता आहिस्ता। अब इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक। अब मुझे इसको कैलकुलेट ही तो करना है, मुझे इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट में पहले बेस एक जैसा आप एक साथ देखो, ठीक है। जैसे ए की बात करता हूँ, आपको फोकस सिर्फ ए पे करना है, ए पे फोकस करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि सब कुछ मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं a को एक साथ लिखूं तो यहाँ पे a का एक्सपोनेंट में क्या नजर आ रहा है आपको, a की पावर यहाँ 1 है और उसके ऊपर q माइनस आर है, 1 इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर रहेगा, यानी यहाँ से a की पावर आएगी q माइनस आर प्लस, यहाँ पे जो a की पावर होगी वो ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है। तो यहाँ पे a की पावर क्या है, r माइनस पी, तो यहाँ से r माइनस पी हो गया, ठीक है, प्लस, ठीक। यहाँ से a की पावर क्या है, p माइनस क्यू, ये हो गया। अब कैपिटल R की बात करते हैं सर। कैपिटल R में आपको क्या नजर आ रहा है, जो भी पावर है सबको, ठीक है ना, यहाँ पे R नजर आ रहा है, यहाँ पे R, यहाँ पे R, बेस सेम है R, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे R का एक्सपोनेंट क्या है, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस, ठीक है। ये क्यों आया समझ में आ गया ना, जब भाई पावर के ऊपर पावर होता है तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ यार, ठीक है। यहाँ पे R की पावर देखो q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो R की पावर आएंगी वो फिर से में ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है, R माइनस वन, और यहाँ पे क्या है, p माइनस क्यू। समझ में आ गया ना। यहाँ पे फिर से बता देता हूँ भाई, देखो फॉर्मूला ये वाला लगा है एक जगह, भाई a की पावर के ऊपर पावर हो तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू एन,
तो यहाँ पर इसको अगर m समझोगे तो ये n हो जाएगा, m इंटू एन, यानी कि इसीलिए m इंटू एन हुआ है। ठीक है, ऐसी हर जगह। और इसकी पावर ऐड कर दोगे यार। क्लियर हो रही है ना चीज़ें? क्लियर हो रही हैं चीज़ें? यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि क्लास 11th में आपको कोई भी चीज़ दिक्कत देनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ एकदम क्लियर होगा। अब यहाँ पे आ जाओ यार। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो r से r गया, r माइनस r 0, p माइनस p 0 और q माइनस q 0। इसका मतलब है a रेज टू द पावर 0 आ गई। ठीक है, अगर मैं r की बात करूँ, ठीक है, r की अगर मैं बात करूँ तो इसको सॉल्व करो। p इंटू क्यू क्या हो जाएगा सर? पी क्यू। p इंटू माइनस आर क्या हो जाएगा? माइनस पी आर। माइनस वन इंटू क्यू माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस आर, ये हो गया। ठीक है, प्लस अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इतने की, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो यहाँ से देखो q इंटू आर, ये क्या हो गया? क्यू आर। q इंटू माइनस पी माइनस क्यू पी। क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस आर, माइनस माइनस प्लस पी। ठीक है, फिर से अगर मैं इस वाइट वाले पोर्शन की बात करूं तो यहाँ से r इंटू पी क्या हो गया? फिर से पी आर, फिर r इंटू क्यू माइनस में क्यू आर, माइनस पी, माइनस माइनस प्लस क्यू। ठीक है, देखो ये कितना आया? चलो अभी जीरो ही रहने, एक की पावर जीरो ही लिख देते हैं। हालांकि ये वन हो गया, आप वन भी लिख सकते हो बट वो एक साथ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। पी क्यू है, पी क्यू, और कहीं और भी आपको पी क्यू दिख रहा होगा, पी क्यू माइनस पी क्यू है ना, क्यू पी क्यू एक ही बात है। माइनस का पी आर प्लस का पी आर 0। ठीक है, माइनस का क्यू प्लस का क्यू 0, प्लस पी माइनस पी 0, प्लस आर माइनस आर 0, क्यू आर माइनस क्यू आर 0। तो मतलब आर की पावर भी 0 आ गई। देखो सब कुछ कट कुटा गया। ठीक है, इसकी पावर भी कितनी आ गई? 0 आ गई। तो अब देखो यार, पावर 0 कितना? 1 होता है ना, 1 इंटू 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? देखो यही तो RHS में लाना था यार, RHS में 1 ही तो लाना था हमें, यही तो प्रूफ करना था, तो हो गया। अब देखो यार, जो ये सॉल्यूशन है 23, इसको भी देखो, आसान सा क्वेश्चन है ये, आसान सा सॉल्यूशन है इसका। क्या बोला है यहाँ पे? ठीक है, कैमरे में आ रहा है ना सब कुछ? हिल तो नहीं है कैमरा? नहीं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ फिर भी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कह रहा है इफ़ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए GPR A एंड B, फर्स्ट टर्म यानी कि जिसे हम A1 बोलते हैं वो A है, एंड nth टर्म जिसको हम AN बोलते हैं वो B है। ये हमें बताया गया है किसी GP का। ठीक है, इफ़ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, यानी जो P है ना वो n टर्म्स का प्रोडक्ट है। n टर्म्स का प्रोडक्ट समझते हो भाई? A1 इंटू A2 इंटू A3, मतलब सभी टर्मों का प्रोडक्ट निकाल दो, सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसकी बात की जा रही है, इंटू AN, ये बोला गया है। P क्या है? प्रोडक्ट है, सम नहीं, प्रोडक्ट। ठीक है, एक से लेके nth टर्म सबको मल्टीप्लाई कर दो, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 ऐसे करते करते इंटू AN। ठीक है, ये है P। हमें प्रूव करना है कि P स्क्वायर बराबर है AB की पावर n के। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? देखो जरा, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो P का स्क्वायर आता है ना वो A इंटू बी की पावर n के बराबर रहता है। ठीक है, तो एक चीज़ मान लेते हैं पहले कि कॉमन रेशो क्या है, तो मैंने लिखा लेट कॉमन रेशो इक्वल टू R। ठीक है, और ये बहुत ही आसान सा सवाल है, देखो ध्यान से देखना भाई। P की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधी सी बात है यहाँ पे कि अगर फर्स्ट टर्म स्मॉल है तो फर्स्ट टर्म की जगह स्मॉल ए लिख सकता हूँ इंटू, सेकेंड टर्म क्या होता है? A इंटू आर, अगर कॉमन रेशो R था तो थर्ड टर्म क्या होता है? AR स्क्वायर। इसी तरह से n टर्म क्या हो जाएगा? AR की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है ना? ये तो सिंपल सा, अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मूले लगाए nth टर्म वाले। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं ना। यहाँ पर बेस A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, सिर्फ A पे फोकस करो, R को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो यानी A कितनी बार है? n बार है, और हर जगह A का यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है, A की पावर 1, A की पावर 1, A की पावर 1। तो यानी कि ये 1 1 1 n बार ऐड हो रहा है, तो यानी कि A की पावर n आ गया। A इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ऐसे करते करते A की पावर n आ गया। अच्छा, R की अगर हम बात करें तो यहाँ पे R की पावर 1 है, यहाँ पे R की पावर 2 है। अब भाई यहाँ भी बेस सेम है ना, R R R R R, ठीक है। और आगे R की पावर 3 मिलेगा, आगे 4 मिलेगा, 5 मिलेगा,
ऐसे करते अप टू कहाँ तक, आर की पावर n-1 तक। ठीक है, ये वाला जो मैंने लाइन लिखा, ठीक है, ये वाली लाइन समझ में आ रही है क्या, ये लाइन समझ में आ रही है क्या, ध्यान से देखो फिर से। ठीक है, a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, मतलब a को n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a की पावर n आ जाएगा। ठीक, ऐसे आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3, आर की पावर 4, इस तरह से आर की पावर n-1। बेस r है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 अप टू n-1 तक। अगर आपको इतना भी समझ में आ गया है सर, तो फिर और आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार ये तो हो जाएगा a की पावर n, चलो ठीक है। ये क्या होगा, r की पावर, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ ध्यान से देखना, ये होगा r की पावर n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये क्या कर दिया। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 1 + 2 + 3 प्लस प्लस प्लस, आपने n के लिए पढ़ा हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है n, यानी जो जहाँ तक जोड़ रहे हो वो नंबर, उससे एक ज़्यादा मल्टीप्लाई करो और आधा कर दो, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, होता है ना। इसका मतलब है कि अगर मैं 5 तक जाऊंगा तो यहाँ 5 लिखूंगा, यहाँ पे 5 + 1 यानी 6 आएगा। यहाँ पे अगर मैं 7 तक जाऊंगा, n की वैल्यू 7 लूंगा तो यहाँ पे 7 आएगा, 7 + 1 8 आ जाएगा। लेकिन क्या हो कि मैं n तक जाऊँ ही ना, n-1 तक ही रह जाऊँ, जैसे कि यहाँ पे n-1 है, तो मतलब जैसे जो भी यहाँ है वो यहाँ आता है ना, तो जो भी यहाँ है n-1 वो यहाँ आएगा। ठीक है, उससे एक ज़्यादा यानी कि उसमें एक प्लस करो। अब n-1 में एक प्लस करोगे तो -1 + 1 हट जाएगा, n ही बचेगा, वही चीज़ है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आया, समझ में आ गया कैसे आया इसका लॉजिक वो रहा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि क्या मेरे पास जो क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना है उसमें p है क्या, नहीं, उसमें p² है। देख लो चाहे, जो मुझे प्रूफ करना है टू प्रूफ में, इसमें p² आ रहा है, तो p² को इसके बराबर दिखाना था। मैं कहूँगा हाँ चलो ठीक है यार, तो मैं एक काम करता हूँ ना, स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं यही चीज़ कॉपी करता हूँ सर, यही चीज़ कॉपी करता हूँ और इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ और इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल। ठीक है, इधर इतना, ठीक है, इक्वेशन में से किया सकता है। अब मुझे एक बात बताना, p² बराबर, मुझे कुछ भी ताम झाम करके यहाँ पे a b लेके आना है सर, a b की पावर जो भी है n। ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ठीक है, देखो a की पावर n और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a की पावर 2n इंटू, r की बात करें तो भाई पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे a की पावर 2 हो और उसके पावर 3 हो तो ये a की पावर 2 × 3 होता है ना। चलो इसको r के रिस्पेक्ट में समझते हैं, r की पावर 2 हो और r की पावर 3 तो ये होता है ना, तो ऐसे ही ये गुणा में ये हो जाएगा, तो ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा ना, इसका सीधी सी बात है ना। जब इसको गुणा करोगे भाई दिस इंटू दिस, तो 2 से 2 कट जाएगा, पावर में सिर्फ क्या बचेगा, पावर में बचेगा n-1 इंटू n। अब मुझे समझा दो, बता दो कि भाई ये चीज़ समझ में आई क्या, यार कमेंट वमेंट में बताते रहा करो, जब मैं फिर कमेंट आपके पढ़ रहा होता ना तो मुझे समझ में आता है कि चलो चलो यहाँ पे बच्चे को दिक्कत आई थी, यहाँ पे समझ में आ गया था, तो मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब दिमाग में कैलकुलेशन चलती है। ठीक है, चलो अच्छा इतना समझ में आ गया क्या आपको, इतना समझ में अगर आ गया है तो मुझे तो चाहिए a इंटू बी की पावर n। तो मैं क्या करता हूँ, पावर तो n, देखो जो मुझे प्रूफ करना है ना उस पर मेरा फोकस हमेशा रहना चाहिए, मुझे कहीं भी कुछ भी ताम झाम करके ये लेके आना है सर, है ना, तो यहाँ पे मेरा फोकस होना चाहिए कि मुझे ये लेके आना है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ये लेके आना है तो जाहिर सी बात है मैं क्या करता हूँ ना, बाहर तो मुझे n चाहिए, तो यहाँ भी पावर में n तो दिख रहा है, यहाँ भी पावर में n तो दिख रहा है, ठीक है सर, मैं उस n को बाहर लिख दूंगा। अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा a² इंटू, यहाँ क्या बचेगा r की पावर n-1 बचेगा ना, क्योंकि मैंने ये वाला n और ये वाला n कॉमनली बाहर लिख दी पावर। ठीक है, अब इसको जो है ना सर, इसको तो सोचना आसान है कि मुझे a इंटू बी तो चाहिए, a इंटू बी यानी कि a² को क्या लिखो, a इंटू a² को a इंटू a लिख सकता हूँ, एक a मिल जाएगा, बाकी चीज़ से b क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे क्या है, r की पावर n-1 और सबसे बाहर क्या है n। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो p² था, ठीक है, या फिर यहाँ जगह नहीं है तो मैं यही लिख दूँ क्या, यही लिख दूँ क्या, ठीक है, या चलो छोड़ो जगह बना लेते हैं। ठीक है, ये देखो जो ये p² है, क्या मैं इसको a b की पावर n लिख सकता हूँ? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ दिख रही है ना सर आपको, ये b है ना, क्योंकि हमें दिया हुआ था कि nth टर्म ही b है, यानी कि a r की पावर n-1 ही b है, ये क्वेश्चन में गिवन था।
ठीक है, ये तो समझाने के लिए कहा था, इसे मिटा दो। ठीक है, आप देख लो चाहे। ए एन क्या है? बी। ठीक है ना, ए एन क्या है? बी है सर। इसका मतलब ए एन क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस वन, यही क्या है? बी है। ये मुझे गिवन था। ठीक है, इसीलिए ठीक है, यहाँ पर ए आर की पावर एन माइनस वन की जगह मैंने बी लिख दिया। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ प्रूफ हो गई जो मुझे प्रूफ करनी थी, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है ना, मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ कि भाई इसी चीज़ को मैंने बी लिखा है, ताकि जब पीडीएफ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, ये जो अगला क्वेश्चन है ना, काफ़ी आसान सा है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, ध्यान से देखना। पहले यहाँ पे समझना जरूरी है इस क्वेश्चन को। एक बार आप समझ गए तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे कह रहा है शो दैट द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन टू टू एनथ टर्म इज 1/r की पावर n। मतलब क्या है, देखो इसको अगर मैं समझाऊँ आपको सिंपली, तो आप ऐसे समझो कि आपके पास ना एक जीपी है। ठीक है ना, आपके पास एक जीपी है जिसमें टोटल 2n टर्म्स हैं। ठीक है, मतलब क्या, मान लो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। ठीक है ना, ऐसे करते करते यहाँ पे मान लो कहीं nth टर्म आता है, लेकिन ये जीपी यहाँ पे एंड नहीं होती है, इससे आगे भी चलती है। इसके बाद यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा भाई? n प्लस वन टर्म। उसके बाद कौन सा टर्म आएगा? n प्लस टू टर्म, है ना। ऐसे करते करते एंड में कौन सा आएगा? a 2n टर्म। मान लो यहाँ तक है ये जीपी। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि ये जो फर्स्ट n टर्म्स हैं, ठीक है ना, इनको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये जो फर्स्ट n टर्म्स हैं इनका सम, और जो नेक्स्ट टर्म्स हैं सारी n प्लस वन से लेके 2n तक, इनका सम का रेशो निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये जो भी है इसको बोल देते हैं Sn। जाहिर सी बात है ये Sn होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, और उसके बाद ये जो है, अब हम इसको S2n तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम S2n बोलेंगे ना, देखो S2n का मतलब होता है शुरू से लेके 2n तक। क्योंकि जब हम Sn से डिनोट करते हैं तो जो यहाँ पे n होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि भाई आपको पहले टर्म से लेके nवें टर्म का सम निकालना है। तो इसको हम S2n तो नहीं बोल सकते, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, चलो इसको मैं बोल देता हूँ भाई ये Sn डैश है, चलो, है ना, Sn डैश बोल दिया मैंने। ठीक है, अब असलियत में Sn डैश आप एक तरीके से ये निकाल सकते हो कि भाई Sn डैश का मतलब क्या होगा? S2n माइनस Sn। एक तरीका तो ये है निकालने का, है ना, क्योंकि आपके पास जो S2n होगा ना, ये सारा होगा, ये सारा अगर आप निकालो तो ये S2n है। एक तरीका तो ये, इससे आसान तरीका भी है, पहले इसे समझ लो कि अगर मैं पूरा S2n निकाल लूँ और उसमें से ये वाला हिस्सा हटा दूँ, यानी रिमूव कर दूँ, माइनस कर दूँ Sn को, तो जो बचेगा वो ये वाला हिस्सा बचेगा, Sn डैश। ठीक है, एक तरीका तो ये है, लेकिन इससे भी आसान तरीका है। मैं क्या करता हूँ, मैं 2n के चक्कर में पढ़ता ही नहीं। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, मैं अभी करके दिखा भी दूंगा एंड में कि ऐसे कैसे आंसर आएगा, बट उससे आसान तरीका देखो। ठीक है, उससे आसान तरीका क्या होगा, पहले लिख लेते हैं कि भाई लेट फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशो क्या है, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशो r है। ठीक है, देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और फिर जो नेक्स्ट टर्म बच जाएंगी n प्लस वन से लेके, ठीक है, 2n तक, वो जिसको मैंने बोल दिया Sn डैश। ठीक है, ऐसे मैंने दिखा भी दिया ताकि टीचर समझ जाए। ठीक है, नहीं तो फिर अलग से लिखना पड़ता है इतना लंबा। ठीक है, आप देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या हो जाएंगी, a r रेज टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई r माइनस वन, है ना। और जो Sn डैश है इसको अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, ये क्या होगा सर, आप ना ये भी तो एक जीपी है, देखो ये भी तो एक जीपी है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ सर, थोड़ी देर के लिए क्या करो ना, इसको भूल जाओ आप, तो ये भी तो एक जीपी ही है। बस अब आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट भी इसका सम निकाल सकते हो, घटाने वटाने की झंझट छोड़ो। डायरेक्ट आप समझो कि अगर ये फर्स्ट टर्म होता भाई, अगर ये जीपी होगी अलग से, तो ये फर्स्ट टर्म ले लो ना यार, यानी कि an प्लस वन टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगा, बस ये आपको सोच लेना है। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या होगा सर, ये वाला टर्म होगा ar की पावर n, है ना भाई। देखो इससे पहले an क्या होता है, an होता है, ठीक है, अभी मैं हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था बस। ठीक है, जैसे an क्या होता है, ar की पावर n माइनस वन, तो उससे अगला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ar की पावर n, जाहिर सी बात है उससे कम ना, तो यानी कि ये हो जाएगा इतना।
और देखो चाहे आप इसका देखो चाहे इसका देखो, असलियत में तो एक ही जीपी थी, तो आर पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो कॉमन रेशो यहाँ चल रहा था वही कॉमन रेशो यहाँ चलेगा। कॉमन रेशो तो वही रहना है, यानी कि कितना रहना है, आर रहना है। अब यहाँ से यहाँ तक की ही हम बात कर रहे हैं सिर्फ, तो ये कितने टर्म है, एन टर्म्स हैं वो भी। जैसे एन टर्म्स ये थे, एन टर्म्स ये थे, टोटल 2 एन टर्म्स थे। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतने को देखूंगा तो इतना तो सिर्फ एन ही टर्म्स होगा ना सर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आर की पावर एन आएगा -1 डिवाइड बाय फिर से आर -1। समझ में आ गया। बस मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म को ए नहीं लिया यहाँ पे। अगर मैं फर्स्ट टर्म ए लूँगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, फिर तो ये वाले टर्म्स का सम आ जाएगा। मैंने पहला ही टर्म ये लिया, कॉमन रेशो तो इसका भी आर है। टोटल टर्म्स 1 से लेके यहाँ पर भी टोटल एन ही आएंगे ना, क्योंकि एन तो यहाँ पे आ चुके हैं, 2n में से एन हटा दो तो एन टर्म्स बच गए, ठीक है। ऐसे आप निकालोगे ना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर सब कुछ कट चुका है यानी कि 1 बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है सर, आर की पावर एन बचा हुआ है। लो आंसर आ गया, ठीक है। ये और ये का सम। आप थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप लिख देना, लेट एस डैश इज द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम दिस टू दिस, थोड़ा मेंशन कर देना लिख के, ठीक है। अगर कोई इस तरीके से नहीं करता है, वो दूसरे तरीके से करना चाहता है सर, कोई दूसरे तरीके से करना चाहता है तो मेथड 2 भी देख लो, जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था, है ना। उसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। मेथड 2 क्या है सर, मेथड 2 है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, देखो एस एन का रेशो किसके साथ निकालना है सर, एस डैश के साथ, एस एन डैश। तो ये कैसे निकालोगे सर, एक मिनट रुक जाओ, ये कैसे निकालोगे, देखो एस एन क्या है, एस एन है ए आर की पावर एन -1 डिवाइड बाई आर -1। एस एन डैश कैसे निकालोगे, पहले आप टोटल 2n का सम निकाल लो, यानी कि ए आर की पावर 2n -1 डिवाइड बाई आर -1। इसमें से, ठीक है ना, इसमें से अभी समझा दूंगा मैंने क्या लिखा है। इसमें से क्या करो, फर्स्ट n टर्म्स का सम घटा दो, इसमें से फर्स्ट n टर्म्स का सम माइनस कर दो। यार ये क्या किया समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना, समझा देता हूँ। ये जो चीज़ है ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये जो चीज़ है सर ये है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, और ये जो चीज़ है फिर से क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो देखो ऊपर तो ऐसा नहीं आया, नीचे क्या आया, h2n, यानी इस पूरे को जोड़ा और उसमें से शुरू वाले sn हटा दिए तो ये बच गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, समझ में आ गई बात। तो जब आप ऐसे करोगे तो फिर तब भी आंसर वही आएगा, बट अब इसके आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे आगे कैलकुलेट करने के लिए क्या है, मतलब आपको जो आसान लगे आप ऐसे कर लेना यार। देखो यहाँ पर ए सबके पास है, कट जाएगा, आर की अब आर -1 आर -1 आर -1 सबके पास है, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ बचेगी ना सर, देखो जरा, ये मेथड 2 जो है, ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ बचेगी ना वो ऊपर क्या बचेगा, आर की पावर n -1, नीचे क्या बचेगा, देखो आर की पावर 2n -1, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस आर की पावर n माइनस माइनस +1, ठीक है, +1 -1 कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, ऊपर तो वही है आर की पावर n -1, नीचे आर की पावर 2n है या आर की पावर n बचा हुआ है ना, यहाँ क्या बचा हुआ है, आर की पावर 2n माइनस आर की पावर n, 1 तो कट चुका है, ठीक है। अब जैसे इतना होगा, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, आर की पावर n -1, ये मेथड 2 है ना। अब आर की n कॉमन ले लो, नीचे से आर की n कॉमन लोगे तो आर की n बचेगा, बाई n 2n हो गया, माइनस में आर की n पूरा कॉमन आ गया बाहर, ठीक है, इससे ये कट गया, यानी कि ऊपर 1 बचा, नीचे आर की पावर n बच गया। अब आपकी इच्छा भैया, आप मेथड 2 से करना चाहते हो, मेथड 1 से करना चाहते हो, ठीक है, दोनों खैर सेम आंसर देंगे। ये देख लेना PDF में मिल जाएगा आपको, दोनों मेथड 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे मेथड 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेथड 1, ठीक है, ठीक, आपको जैसे भी आसान लगे आप कर लेना यार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, इफ ए बी सी एंड डी आर जीपी, ये किसमें है, जीपी में है, शो दैट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, अब इससे आसान सवाल क्या मिलेगा आपको इस एक्सरसाइज में, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे अपने पास एक जीपी है जिसमें क्या है, पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म बी है, तीसरी टर्म सी है, चौथी टर्म डी है, ये सब किसमें है, जीपी में है, ठीक है। मान लेते हैं लेट कॉमन रेशो इज आर, लेट कॉमन रेशो इज आर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ यार, बी तो सेकंड टर्म हो गई ना एक तरह से, भैया फर्स्ट टर्म है तो बी सेकंड टर्म हुई ना, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सेकंड टर्म यानी ए इंटू आर। सी तो थर्ड टर्म हो गया ना, सी जो है वो थर्ड टर्म हो गया, यानी कि थर्ड टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर।
और जो डी है इस जीपी का फोर्थ टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ टर्म क्या होता है? फोर्थ टर्म होता है ए आर क्यूब, यही होता है ना। अब जो भी हमें प्रूफ करना है उसका एलएचएस उतार लो यार, है ना। पहले मैं लिख लेता हूँ प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में, ठीक है, ये प्रूफ करना था, ठीक है। अभी इसमें मैं क्या करता हूँ ना, अलग अलग सॉल्व करते हैं। एक बार पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, पहले क्या सॉल्व करते हैं? एलएचएस। एलएचएस मतलब इक्वल टू पहले जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, ठीक। अब देखो यार, इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपको भाई? यहाँ पे ए बी सी सबकी वैल्यू ना ए आर में लिखो। जैसे ए की वैल्यू तो चलो ठीक है, ए रहने दो, लेकिन क्या मैं बी की जगह ए आर लिख सकता हूँ? ठीक है, तो बी की जगह मैंने क्या लिखा? ए आर। तो बी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। सी की जगह क्या मैं ए आर स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? मतलब क्या है, सी का स्क्वायर था तो सी का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर आर की पावर 4, तो यहाँ पे आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो बी स्क्वायर है, अब बी की वैल्यू क्या है? ए आर है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है? सी का स्क्वायर है, तो भाई सी क्या है? ए आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर फिर से वही ए स्क्वायर आर की पावर 4। यहाँ तक तो ठीक है। प्लस में डी स्क्वायर है, डी की वैल्यू क्या है? ए आर की क्यूब, तो डी का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की क्यूब का स्क्वायर क्या होगा? आर की पावर 6। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए यार, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, क्या चीज़ एक जैसी है? इतने में देखो जरा, ठीक है, इतने में देखो जरा, क्या कुछ एक जैसा दिख रहा है आपको? हाँ, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो कॉमन ले सकता हूँ मैं, बिल्कुल ले सकता हूँ। ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो प्लस बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो आर की पावर 4। अच्छा, इसमें से भी क्या कुछ कॉमन ले सकता हूँ? जरा इसमें से देखना, इसमें से भी क्या कुछ कॉमन ले सकता हूँ मैं? हाँ, क्या कॉमन लूँगा सर? ए स्क्वायर आर स्क्वायर सब जगह है, देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर है, एक चीज़ तो आ गई ए स्क्वायर कॉमन। आर स्क्वायर आर की पावर 4 आर की पावर 6, आर की छोटी पावर कॉमन ले लो आर स्क्वायर। क्या बचेगा सर? ये पूरा कॉमन ले लिया, 1 आ गया। इसमें से ए स्क्वायर बाहर है आर स्क्वायर बाहर है तो आर की पावर 2 बची रहेगी। ए स्क्वायर बाहर है आर की पावर 2 बाहर है तो आर की पावर 4 है ना, आर की पावर 4 बचा रहेगा। 2 और 4 6 पावर ऐड होती हैं सर बेस से, हो तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, बीच में प्लस वलस नहीं है कि आप अलग अलग वैसे, अगर प्लस होता तो अलग कहानी होती, पर मल्टीप्लाई है सब कुछ, यहाँ पे बाहर वाली से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या बनेगा सर? ए की पावर 4 बन जाएगी, और आर स्क्वायर ये रहा। और देखो ये वाला ब्रैकेट सेम है सर, प्लस होता तो हम कॉमन लेते, बड़े सेम है तो दिस इंटू दिस सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो उसी का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, है ना, ए स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का ही क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये हो गया एलएचएस, ठीक है। ये जो चीज़ है भी सॉल्व हुई अपने पास, ये क्या है? एलएचएस आया है अभी, ठीक है। आरएचएस को देखें जरा, चलो देखते हैं आरएचएस में क्या है, ठीक है। फिर से आ जाओ आरएचएस की साइड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा आरएचएस राइट हैंड साइड, ठीक है ना, इससे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी। आरएचएस में देखो यही तो था भाई, आरएचएस में ये है ना, इसको यहाँ पे लाओ, ठीक है, इसको यहाँ पे लाओ और जरा सॉल्व करो। यहाँ पे ए की वैल्यू तो चलो ठीक है, ए रहने दो। बी की वैल्यू क्या है सर? बी की वैल्यू है ए इंटू आर, तो बी की वैल्यू लिख दिया यहाँ पे ए इंटू आर प्लस बी इंटू सी। बी की वैल्यू क्या है? ए आर, बी की वैल्यू क्या है? ए आर इंटू में सी की वैल्यू क्या है? ए आर स्क्वायर प्लस सी इंटू डी। सी की वैल्यू क्या है सर? ए आर स्क्वायर इंटू में डी। डी की वैल्यू क्या है? ए आर क्यूब, और इन सभी का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ यार, a इंटू ए, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर आर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इंटू में आर की पावर 2 और एक आर की पावर 3। यहाँ पे a इंटू ए अगेन ए स्क्वायर आर की पावर 2 आर की पावर 3 यानी आर की पावर 5, और इसका आ गया स्क्वायर। क्या अब अंदर ही अंदर कुछ कॉमन ले सकते हो, क्योंकि बाहर 2 लगा हुआ ना पावर, तो पहले अंदर ही अंदर कॉमन लो। देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, एक तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर आर क्यूब आर की पावर 5, एक आर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर देखो क्या बचता है, ये पूरा बाहर आया तो 1, ये ए स्क्वायर बाहर आ गया, आर क्यूब में से आर स्क्वायर बचा रहेगा, ए स्क्वायर बाहर आर की पावर 4 बची रहेगी, ठीक है। और पावर 2 है सर, तो पावर 2 अब अलग अलग लगा दें क्योंकि सब कुछ तो, ठीक है ना, ये पूरा होल पावर 2 है ना, तो इसकी पावर 2 करोगे
है ना, इसकी अलग से पावर 2 कर दो ना, इसकी अलग से पावर 2 कर देना। इसकी पावर 2 करोगे तो हो जाएगा a की पावर 4 आर स्क्वायर, और इसकी पावर करोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो RHS, ये देखो LHS। ठीक है, क्या दोनों सेम नहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यार ठीक तो है, LHS और RHS बराबर तो आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था, हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो सबसे आसान सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी है ये, समझने में भी करने में भी। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखना। ये कह रहा है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। मतलब एक अपने पास नंबर है 3 और एक दूसरा नंबर था 81। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? 81 है। अब जब भी आपसे इनके बीच में कुछ नंबर ऐड करने को बोला जाए, आप सीधा सीधा ऐड कर लो। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 2 नंबर इनके बीच में रखो, तो मैंने मान लिया चलो 2 नंबर में से पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। मैंने x और y ऐड किया और बोल रहा है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होना चाहिए वो जीपी होना चाहिए। जैसे ही आप ऐड करोगे, बस आप ये देख लेना कि भाई जो शुरुआत में था वो तो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा और nth टर्म हो जाएगा, या लास्ट टर्म जो भी है वो देख लो कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये A4 क्या हो गया? A4 आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट x एंड y। ठीक है, x एंड y आर इंसर्टेड। ठीक है, एंड कॉमन रेशो, क्योंकि जीपी बनेगा ना, यही तो था, कॉमन रेशो इज आर। ठीक है, और कॉमन रेशो क्या है? आर है। तो मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यार फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, फोर्थ टर्म क्या है? 81 है, तो क्या फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगा सकता हूँ AR की पावर 3 बराबर 81? बिल्कुल। क्या A की जगह में 3 रख सकता हूँ? बिल्कुल। तो R क्यूब, ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ से R क्यूब इक्वल टू कितना? 3 जाएगा डिवाइड में 27 आ जाएगा। 27 3 का क्यूब होता है, यानी R की वैल्यू सीधा सीधा 3 हो गई सर। R की वैल्यू मिल गई आपको। हाँ, जैसे ही आपको R की वैल्यू मिली तो आप x और y यानी जो 2 नंबर इंसर्ट किए थे वही तो निकालना था। क्या जो हमने x इंसर्ट किया वो अपनी सेकंड टर्म है क्या जीपी की? ध्यान से देखो भाई, यही तो है जीपी। ठीक है, इसमें क्या x सेकंड टर्म ही है जो हमने एंटर किया था? हाँ, सेकंड टर्म a इंटू आर लिख सकता हूँ क्या? हाँ, a की वैल्यू 3 है मेरे पास, बिल्कुल। r की वैल्यू भी 3 है, बिल्कुल। तो क्या x 9 आ गया? बिल्कुल। इसी तरह से क्या मैं y निकाल सकता हूँ? हाँ, ठीक है। वैसे तो आपको r पता है, 9 इंटू 3 कर दोगे यार, ये 9 है तो 9 इंटू 3 मिल जाएगा, पर फिर भी ठीक है। y क्या थर्ड टर्म है? बिल्कुल। थर्ड टर्म क्या AR स्क्वायर होता है? हाँ। a कितना है? 3, r कितना है? 3। कितना आ गया भाई? 27। तो जीपी अपनी कितनी हो गई फाइनली? जीपी अपनी क्या थी सर? पहला टर्म 3 था, फिर x था, फिर y था, फिर 81 था, यही था ना। तो 3 की जगह 3, x की जगह कितना आया है? 9 आया है। देखो x की वैल्यू 9 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है? 27 आई है, लास्ट में कितना है? 81 है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चों को ये वाला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा टफ लगता है, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान मतलब सच में बहुत आसान। मैंने कहा तो था आपसे कि कोई क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा ही नहीं, मैं ऐसे कराऊंगा। देखो बस ध्यान से, ठीक है, अगर आपका ध्यान हटेगा तो मेरी गलती नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b कितना दिया गया है सर? इतना दिया गया है ना, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 डिवाइड बाई a की पावर n प्लस b की पावर n। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इतना है ना, ये क्वेश्चन में गिवन था सर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? और हमें n बताना है। तो एक बात बताओ यार, अगर आपके पास a और b हो तो उनके बीच के ज्योमेट्रिक मीन का आपने फॉर्मूला भी तो पढ़ा हुआ है। वो क्या होता है? √AB होता है सर। वो कितना होता है? वो होता है √AB। यानी कि ये जो चीज़ आपको दी गई है असलियत में इसकी वैल्यू होनी चाहिए √AB के बराबर। क्यों? क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया गया है आपको ज्योमेट्रिक मीन, और आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास a और b 2 नंबर हो
तो इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है, अंडर रूट ए बी होता है। क्लियर हो गई बात। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस चीज़ को, ये जो लिखा हुआ है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, क्या इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ, लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो यार, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा ये मिट गया था, चलो कोई नहीं। ठीक है, यहाँ तक देखो, है ना, इसको ऐसे उतारते रहो, इसको ऐसे ही उतारते रहो। अब मुझे वो बताओ, क्या नीचे वाली चीज़ें मल्टीप्लाई में आ सकती है, ये वाली चीज़ें मल्टीप्लाई में आ सकती है? हाँ आ सकती है ना। इसको उठा के मल्टीप्लाई में लाओ, मतलब क्या, पहले ए की पावर एन को लाओ, ए की पावर एन इंटू ए की पावर हाफ, ये हो जाएगा ए की पावर एन प्लस हाफ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में बी की पावर हाफ बचा रहेगा प्लस, है ना, ए ने अपना काम कर दिया, मतलब ए इधर गया, इसको मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब बारी आएगी बी की पावर एन की, है ना, वो ए की पावर एन था। अब बी की पावर एन मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर हाफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बी की पावर यहाँ पे हाफ है, वहाँ पे एन है, तो ये एन प्लस हाफ हो जाएगी। क्या आप कहोगे बिल्कुल, ये भी ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बचा हुआ वो देखते हैं। ए की पावर एन प्लस वन प्लस में बी की पावर एन प्लस वन, नीचे वाली चीज़ तो मैं तो उठा के लगे मल्टीप्लाई में। अब एक काम करो ना, ठीक है, अब एक काम करो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो चीज़ है इसको ऐसे ही छाप दिया मैंने, उतार दिया। ए की पावर वो जो भी था वो इधर ले आओ, है ना, ए की पावर एन प्लस वन इधर चला गया माइनस में, उधर ये चीज़ अगर इधर चली गई तो ये वाली चीज़ यानी बी की पावर एन प्लस वन बचा रहेगा। ये जो चीज़ है इसको उधर ले जाओ सर, शिफ्टिंग चल रही है बस, है ना, ये इसको उधर ले आएंगे तो ये माइनस में जाएगा, यानी कि ये वाली जो चीज़ है सर ये माइनस में चली गई। दिख रहा है इतना? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये जो चीज़ थी, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, ये यहाँ पे चली गई सर, ये यहाँ पे चली गई है। क्लियर हो गई बात? और ये जो चीज़ थी, ये देखो, ये यहाँ पे आ गई है। क्लियर हो गया? ये वाली चीज़ यहाँ आ गई, ये वाली चीज़ वहाँ चली गई, मतलब बस शिफ्टिंग करी यार और कुछ किया ही नहीं है ना। खैर ये समझाने के लिए था, हटा देता हूँ, कलर सेम कर देता हूँ। अब देखो आगे, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको घटाना आना चाहिए सर। घटाना कैसे? मतलब कॉमन लेना। कॉमन कैसे लोगे सर? छोटी पावर कॉमन ले लो। जैसे ए की पावर एन प्लस हाफ है, यहाँ पे एन की पावर ए की पावर एन प्लस वन है, तो यहाँ पे ए की पावर एन तो दोनों के पास है, ए की पावर एन कॉमन ले लिया। जो ये हाफ था इधर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे वन था ना, वन में से हाफ बच जाएगा। तो देखो यार, इस पूरे में से ये वाली चीज़ हट गई, तो क्या बचा यहाँ पे बी की पावर हाफ माइनस इस पूरे में से ए की पावर एन हटा दो, और जो ये एक है इसमें से आधा हटा दो, तो क्या बचेगा? आधा बचेगा अभी भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर भी करो। बी की पावर जो भी है छोटी, देखो कहाँ ये रही, एन प्लस आधी, तो बी की पावर एन प्लस हाफ कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा सर? बी की पावर एन प्लस वन है ना, तो बी की पावर एन बाहर आ गया, वन में से आधा बाहर आया, तो आधा बचा रहेगा। ए की पावर को तो कुछ छेड़ा ही नहीं आ रहा को। ठीक है, ये चीज़ पूरी क्लियर हो गया क्या? इतना क्लियर हुआ क्या? अब आप देखोगे यार, ये तो आसान सी चीज़ हो गई, ये तो आसान सी चीज़ हो गई। कैसे? ये वाला और ये वाली चीज़ सेम है ना, तो इनको आपस में डिवाइड में ले जाओ, ए और बी को आपस में ले आओ। मतलब क्या, देखो यहाँ पर ए की पावर एन प्लस हाफ डिवाइड में ले आओ बी की पावर एन प्लस हाफ इज इक्वल टू, वहाँ पर क्या है सर? बी की पावर हाफ माइनस ए की पावर हाफ, और यहाँ पे है ये चीज़ डिवाइड में चली जाएगी। अच्छा, ए और बी बराबर नहीं है इस केस में, नहीं तो नीचे जीरो बन जाएगा। ठीक है, इतने बात समझ में आ गई? ये कट के वन आ जाएगा, ठीक है ना, ये कट के क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, या यूँ कह लो, यहीं लिख देता हूँ ना, ये कट के कितना आ गया? वन आ गया। और इसमें कॉमन ले लो, ए बाई बी की पावर क्या है? एन प्लस वन बाई टू, ये कॉमन पावर आ गई। और देखो ये इससे कट के सेम चीज़ है ना, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा, लेकिन हमें एन के लिए सॉल्व करना था। मैं क्या वन को ए प्लस बी की पावर में कुछ लिख सकता हूँ क्या? ए बाई बी की पावर में लिख सकता हूँ क्या कुछ? हाँ, जीरो। भाई ये वन ही तो है, ठीक है ना, ये जो चीज़ है, ठीक है, दिस डिवाइड बाई दिस वन ही तो आ रहा है, तो मैं इसको वन को थोड़ा सा अच्छे से ए बाई बी की पावर जीरो लिख देता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे कंपेयर करने में फ़ायदा हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब
कि भाई बेस तो सेम है, तो ये n+1/2 बराबर होना चाहिए 0 के, तो n हो जाना चाहिए -12 के बराबर। यही सॉल्यूशन है अपना। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? ठीक है, चलो PDF में जब दूंगा ना आपको ये साफ नज़र आ जाएगा, अभी आपको धुंधला नज़र आ रहा होगा, टेंशन मत लेना। अब देखो जो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन 28 देख लो यार। अब आप कहोगे आप हर एक क्वेश्चन को ही आसान बोल दे रहे हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आसान है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास दो नंबर है, सम ऑफ उन दोनों नंबर्स का 6 गुना है उनके ज्योमेट्रिक मीन के, तो शो कर दो कि नंबर का रेशो ये आ रहा है। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने लिखा लेट लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। ठीक है, लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर लिखना क्यों जरूरी है, आइए समझा रहा हूँ। लार्जर नंबर मान लो a है एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू b है ना। एक नंबर बड़ा एक छोटा, ऐसा क्यों माना, डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं बोला लेट टू नंबर्स आर a एंड b? भाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितना क्लियर रहोगे उतना क्वेश्चन आसान रहेगा। अब एक चीज़ तो आपके सामने है कि उन्हीं दोनों नंबर का रेशो, जिन दोनों नंबर्स को मैंने a और b माना, दिस एंड दिस है, मतलब रेशो 1 तो नहीं है, 1/1 तो नहीं है। अगर रेशो 1 नहीं है, 1:1 नहीं है, तो इसका मतलब नंबर तो अलग अलग है ना, यानी कि एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा होगा। तो मानने में क्या बुराई है? आप कहोगे इसको ऐसे मानने से फ़ायदा क्या है? मानने से फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ ये क्लियर कर पाऊंगा अभी आगे जाके, जब आप कैलकुलेशन में देखोगे कि जब मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो वहाँ चीज़ें प्लस माइनस में हटती हैं, तो वहाँ पे प्लस वाली चीज़ निगलेक्ट होगी या माइनस वाली, वो क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन अगर मैं स्मॉलर और लार्जर पे ध्यान ना दूँ, सीधा बोलूँ a और b है, तो वहाँ पे या तो मैं फिर एक्सप्लेन ना करूँ, जैसे बहुत जगह बहुत सारी आपको लेक्चर्स में मिल जाएगा, टीचर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो स्क्वायर रूट हटा रहे हैं, प्लस माइनस ले रहे हैं, सीधा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें आंसर मैच करना है। बट मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मैं प्लस माइनस लिख रहा हूँ उसमें से माइनस वाली वैल्यू निगलेक्ट कर रहा हूँ तो क्यों, अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, लेट द लार्जर नंबर इज a एंड स्मॉलर नंबर इज b। मैं फिर से समझा दूँ, क्योंकि रेशो 1 नहीं है, दो बराबर नंबर होंगे तो रेशो 1 आएगा भाई। 5 और 5 का रेशो निकालो 1 आएगा, 6 और 6 का रेशो निकालो 1 आएगा। रेशो 1 नहीं है मतलब एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, इसलिए मैं ऐसा मान सकता हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या बोलूँगा, टू शो, मुझे दिखाना क्या है सर, टू शो मुझे दिखाना है कि a/b जो है सर वो कितना है, 3+2√2 रेशो 3-2√2। आप कहोगे यही क्यों, बड़ा वाला ही पहले क्यों लिखा? आप देख पाओगे भाई जो दोनों चीज़ें हैं इसमें 3 तो दोनों के पास है। अब इसमें 3 में से कुछ जोड़ रहे हो, 3 में कुछ जोड़ रहे होते बड़ा होगा ना, 3 में से कुछ घटा रहे होते छोटा होगा, तो यानी कि बड़ा नंबर छोटा नंबर ऐसे रेशो दिया गया है। ये बड़े नंबर पहले लिखा है, छोटे नंबर को बाद में लिखा है, यहाँ से में क्लियर हो जाता है, इसलिए मैंने बड़ा वाला नंबर पहले लिखा, छोटा वाला नंबर बाद में लिखा। क्लियर हो गई बात? चलो अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से सर, क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है सम ऑफ टू नंबर्स। मान लो मेरे पास वो दो नंबर क्या है, a और b हैं, तो इनका सम a+b यही तो होगा। इन दोनों का सम जो है वो क्या है, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यही होगा। यहाँ तक कोई आपत्ति, कोई दुविधा, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया? हो ही नहीं सकता, अभी तक क्या लिखा ही गया मैंने भाई, a+b दो नंबर का सम 6 गुना है उनके ज्योमेट्रिक मीन के। अब मुझे एक बात बता दो कि भाई a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अब ये तो आपको पता होना चाहिए यार, √ab कितना होता है, √ab। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा क्यों कर रहे हैं यार, मुझे ना a और b किसी तरह से फाइंड आउट करने हैं भाई साहब। अब मेरे पास ना यार यही एक इक्वेशन मुझे मिल रही है कि a+b इक्वल टू दिस। दो वेरिएबल है इक्वेशन, एक है बड़ा लोचा है, तो मैं क्या कहूँगा कि यार a और b में अगर मुझे कुछ और रिश्ता पता लग जाए तो यार मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ सकती है, और अगर दूसरी इक्वेशन आ जाए तो सॉल्व करके a और b फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे ही मेरे दिमाग में इतनी बात क्लिक करी, मैं कहता हूँ कि अगर मुझे a+b पता है, a-b पता लग जाए तो काम बन जाएगा, और a-b मैं पता लगा सकता हूँ a+b, ठीक है, के होल स्क्वायर से। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो होल स्क्वायर निकालते भी नहीं है, वैसे ही पता लग जाएगा। देखो मुझे क्या चाहिए, a-b चाहिए। मैं कहूँगा a-b डायरेक्ट तो नहीं पता लगा सकता मैं, लेकिन a-b का स्क्वायर मुझे पता है सर। a-b का स्क्वायर क्या होता है, a+b की मदद से निकाला जा सकता है। ये फॉर्मूला ये आता है, याद रखना। मैंने क्या बोला, मैंने कहा सर, मैंने कहा a-b का स्क्वायर बराबर होता है
ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के। कैसे होता है सर ये? वैसे तो यार आप 11वीं में हो, आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी a माइनस बी का स्क्वायर देखो क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, थोड़ा दूर लिख दे रहा हूँ, माइनस 2ab। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इधर मैं करता हूँ प्लस 2ab किया तो माइनस में भी 2ab लिखना पड़ेगा। अब अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab असलियत में a प्लस बी का स्क्वायर बन गया, माइनस 2ab माइनस 4ab बन गया सर। समझ में आ गई बात? तो ये वैसे आता है, आप सीधा सीधा याद रख लेना भैया। ठीक है कि a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो समझ लो आपको ये क्वेश्चन समझ में आने ही वाला है सर, बस आ ही गया, रास्ते में है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करोगे, a प्लस बी की वैल्यू आपको पता है ना, a प्लस बी की वैल्यू आपको पता है इस इक्वेशन से। ठीक है, या इसके नीचे वाली, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखी थी ना, इसके नीचे वाले, इसको देखना है आपको। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 6 अंडर रूट ए बी, यानी कि यहाँ पे क्या लिखो, 6 अंडर रूट ए बी, माइनस में क्या है सर, 4ab। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है सर, a माइनस बी का स्क्वायर। मैंने क्या किया है, a प्लस बी की जगह 6 रूट ए बी ये पुट कर दिया। अब जैसे इतना करूँगा ना सर मैं, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और रूट हट जाएगा, नहीं 36ab माइनस में 4ab सर, है ना, यही तो आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ इसके आगे, ध्यान से देखना। मैं क्या करूँगा अब इसके बाद, है ना, अब इसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ ताकि आप पीडीएफ में आपको समझ में आए, मैं बता देता हूँ। देखो भाई, इसके बाद ऐसे तीर को फॉलो करना, मतलब इसके बाद वाले स्टेप्स यहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ देखो a माइनस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर है इज इक्वल टू 36ab माइनस 4ab, तो 32ab बचेंगे क्या, बिल्कुल। अब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 32ab, यही आएगा क्या, यही आएगा क्या, मैं बोलूँगा बट, ध्यान से देखो बट। अब यहाँ चीज़ें काम आती है, ज़्यादातर आप वीडियोस में देखोगे ना, लेक्चर्स में उन्होंने a प्लस बी लिखा ही नहीं है, मतलब प्लस माइनस लिखा ही नहीं है बहुत सारे टीचर्स ने, उन्होंने सीधा प्लस वाला आंसर लिया है, जो कि एक्सप्लेन करना चाहिए यहाँ पे कि भाई प्लस आएगा या माइनस आएगा तो कौन सा लेंगे। हम बोलेंगे बट a इज ग्रेटर देन b, दिस इम्प्लाई a माइनस बी कैन नॉट बी नेगेटिव। भाई हमने शुरुआत में इसीलिए तो माना कि a बड़ा है और b छोटा है, तो अगर a बड़ा है और b छोटा है तो a में से b यानी बड़े में से छोटा घटाने पे नेगेटिव कैसे आएगा, नहीं आ सकता। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि a माइनस बी जो होगा ना वो नेगेटिव तो नहीं होगा, सीधा प्लस वाली वैल्यू ले लो। तो 32 का मतलब क्या है, 16 गुणे 2, 16 का 4 बाहर आ गया, रूट 2 अंदर बच गया और अंडर रूट ए बी भी अंदर बच गया, वही चीज़ लिखी है मैंने, बस देख लो, इसको बोल दो इक्वेशन 2। समझ में आ गया ना, 32 ही लिखा हुआ है, 4 और 16 32। ठीक है, अब आपको a माइनस बी और a प्लस बी पता है ना, इसको देखो ऐसा बॉक्स में तो आंसर बंद करते हैं, मुझे ही पता है, बट मैं बंद इसलिए नहीं कर रहा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपका ध्यान जाए यहाँ पे। अभी मत बोलना यार आंसर तो है नहीं, बॉक्स वॉक्स लगाने लग गया, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, a प्लस बी दिस, a माइनस बी इज दिस, सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सर, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, अभी इसको हटा देता हूँ, समझाने के लिए था ये। मैं क्या कहता हूँ यार, a माइनस बी देखो, a प्लस बी ये रहा, तो मैं क्या करता हूँ a प्लस बी इसके नीचे लिख देता हूँ ना, a प्लस बी कितना है सर, a प्लस बी है 6 अंडर रूट ए बी, और इनको जोड़ लेता हूँ सर, इनको जोड़ूंगा तो माइनस बी से बी गया, यहाँ बच जाएगा 2a इज इक्वल टू, यहाँ से ए बी कॉमन है, ठीक है ना, ए बी देखो दोनों के पास है, कॉमन है ना। ठीक है, वैसे तो यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा, बट कोई बात नहीं, भी देखते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 4 रूट 2 प्लस में 6। अब मैं कॉमन ओमन वैसे 2 ले सकता था, बट उसमें दिमाग पे जोर मत डालो, अगले स्टेप में देख लेंगे। इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया। अब 2 से डिवाइड कर दो, ये बचेगा a इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, यानी कि 2 रूट 2 प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। समझ में आ गया। अब जो हमें प्रूव करना था उसमें 3 पहले लिखा है, 2 रूट 2 बाद में लिखा है, कोई फर्क नहीं। प्लस वाली चीज़ आप वैसे भी लिख सकते हो, है ना, प्लस वाली चीज़ तो आप 3 पहले लिख दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, यानी 3 पहले लिख दो, 2 रूट 2 बाद में लिख दो ना यार। ठीक है, ताकि एक जैसा रहे, सिमेट्री बना के चलो। तो एक नंबर ए तो मेरे पास मिल गया, है ना, एक नंबर जो ए था वो तो मुझे पता लग गया यार, ए इतना है।
अब मुझे किस तरह से b मिल जाए, अरे मजा आ जाएगा, फिर तो a रेशो b निकालने में मजा आ जाएगा। अब b कैसे मिलेगा सर, देखो ना a प्लस बी कितना है 6 रूट ए बी, भाई सीधी सी बात है a प्लस बी कितना है 6 रूट ए बी, यही है ना। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ से b निकालना चाहूँ तो a कहाँ लेके जाऊँ, माइनस में लेके जाऊँगा सर। तो यार वही कर रहा हूँ बस मैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप क्यों यहाँ पे करूँ, सीधा सीधा इसी पे लिख देता हूँ कि ये हो जाएगा माइनस ए, है ना। मैं तीर बना देता हूँ, समझ जाना। यहाँ से देख लो a प्लस बी 6 रूट ए बी है, तो b की वैल्यू क्या, a गया माइनस में। अब जब a माइनस में गया तो a की वैल्यू भी तो कुछ होगी, पुट कर दो सर, है ना। a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू देखो ये रही, a की वैल्यू ये रही 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और साथ में क्या है अंडर रूट ए बी, ठीक है, साथ में क्या है अंडर रूट ए बी। अब मुझे एक बात बताओ ना यार, इनको माइनस करना है सर, है ना। तो ए बी तो दोनों के पास है अंडर रूट वाला, तो ये तो बाहर ले लो कॉमन। अब देखो 6 माइनस को अंदर ले जाओ, -3, तो 6 - 3 कितना बचेगा सर, 3 बचेगा, और -2 रूट 2 हो जाएगा। यही आ गया b की वैल्यू। अब अगर आपको b पता लग गया, ठीक है, अब मैं कहाँ करूँ भाई, जगह तो बड़ी कम पड़ जाएगी यार, फिर बाद में PDF एक्सपोर्ट करने में ना घिचपिच हो जाता है सारा। चलो कोई नहीं। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे तो a रेशो b निकालना है ना, यानी कि a/b निकाल के देखते हैं क्या आएगा। a की वैल्यू ऊपर रखते हैं, a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू देखो ये रही, ये तो गायब ही हो गई, भाव खा रही है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो ये a है, ठीक, और ओहो ये b है, ठीक है, ये b है सर। अगर इनका रेशो निकालोगे तो इससे ये कट जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है a रेशो b वही आ जाएगा जो क्वेश्चन में बोला था, कितना 3 प्लस 2 रूट 2 रेशो 3 माइनस 2 रूट 2। आ गया ना, समझ में आ गया। PDF मिल जाएगी, टेंशन मत लेना, स्क्रीनशॉट अभी नहीं ले पाओगे, काफ़ी कुछ पीछे जा चुका है, ठीक है। देखो यार ये है 29वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, और ये भी आसान है। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है ना B28, उससे कुछ कुछ मिलता जुलता। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ a एंड b be am and gm respectively between two positive numbers, prove that the numbers are this and this, यानी एक नंबर है a प्लस दिस, एक दूसरा नंबर है a माइनस दिस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा लेट बिगर नंबर इज a एंड स्मॉलर नंबर इज b, ठीक है। अब इसमें भी बड़ा छोटा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों नंबर अलग अलग हैं, एक ये प्लस आता है, ये a माइनस, ठीक है। तो दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है यार, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया कि a क्या है am, ठीक है। तो देखो जो अर्थमेटिक मीन है ना सर, अर्थमेटिक मीन a बताया गया है सर, अर्थमेटिक मीन a बताया गया है। और a और b अगर दो नंबर हो, उनके बीच का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो असलियत में होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये हमें बताया गया कैपिटल A। तो यहाँ से a प्लस बी निकल के आ जाता है मेरे पास 2a। बताओ यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत है, नहीं। अर्थमेटिक मीन है सर, ज्योमेट्रिक मीन नहीं, याद रखना, ठीक है। एंड जी बी ज़ा GM, यानी कि जो ज्योमेट्रिक मीन है सर वो बताया गया कैपिटल G। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है सर, अंडर रूट ए बी, ए और बी के बीच का, ये बताया गया है G। अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये ए बी जी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ये हो गई इक्वेशन 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे शो क्या करना है कि नंबर्स आर दिस एंड दिस, यानी इनमें से एक a है एक b है, जाहिर सी बात है a अगर मैंने बड़ा वाला माना तो a प्लस समथिंग जो भी है वो a है, और a माइनस समथिंग जो भी है वो b है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार इसको कैसे करें कि आसानी से हो जाए। क्या बोला गया है, ठीक है यार कुछ बोला ही नहीं गया इससे अलावा, यही इन्फॉर्मेशन है अपने पास। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास a प्लस बी है, a माइनस बी निकाल लेता हूँ, 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। क्योंकि कहानी में कहीं ना कहीं, ठीक है, a और b दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो देखो अगर मुझे इतना पता है कि a प्लस बी इतना है, तो a माइनस बी तो आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, अभी मैंने आपको सिखाया था, प्रूफ करके बताया था कि ये ऐसा कुछ आता है, ठीक है। और वो कहाँ से आया था ये बताया था। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू तो आपको पता है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2 कैपिटल A, माइनस में 4 टाइम्स ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या पता है आपको, g का स्क्वायर, है ना। क्यों लिखा आपने, क्योंकि a प्लस ए इंटू बी क्या है यहाँ पे g स्क्वायर है, और a प्लस बी कितना है सर 2a है,
इसलिए आपने ऐसा लिख दिया। a प्लस बी की जगह 2a लिखा है आपने, और a इंटू बी की जगह जी स्क्वायर लिखा। हमने इक्वेशन 1 और 2 में देख लिया ये, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं, ठीक है। तो भैया 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी 4 है तो 4 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा जी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये a माइनस बी का स्क्वायर चल रहा है सर, है ना। स्क्वायर रूट लोगे तो a माइनस बी बचेगा। ये वाली चीज़ प्लस माइनस में जानी चाहिए, प्लस माइनस, ठीक है। में ये सारा अंडर रूट, प्लस माइनस में ये सारी चीज़ अंडर रूट में, ठीक है। बट a इज ग्रेटर देन b, दिस इम्प्लाई a माइनस बी कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आ गया? a इज ग्रेटर देन b, हमने क्या माना था, बड़ा वाला नंबर a है, छोटा वाला नंबर b है। तो यानी कि अगर ऐसा है तो बड़े में से छोटा घटाने पे माइनस तो नहीं हो सकता, इसलिए माइनस वाली चीज़ कैंसिल होगी। यहाँ पर भी बहुत सारे टीचर ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है, कि वो प्लस माइनस तो लगाया ही नहीं कर उन्होंने। तो यहाँ पे माइनस वाला लोचा तो ख़त्म है भाई। क्यों ख़त्म है? क्योंकि कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है। a माइनस बी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये कितना हो जाएगा सर, देखो ज़रा, ये हो जाएगा 4 का अंडर रूट 2 हो गया, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को आप लिख पाओगे a प्लस जी, a माइनस जी, है ना, 2 से, ठीक। अब यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू इतनी है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2, और a प्लस बी की वैल्यू इतनी थी, है ना, वो उसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। a प्लस बी कितना था, 2a था सर, कितना था, 2a था। तो अगर मैं इन दोनों को अब जोड़ूँ, ठीक है, अच्छा कैपिटल लिख दिया क्या, ठीक है, a प्लस बी। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ, है ना, ये फ्रॉम 1, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, 1 देख लो आप, ठीक है। इनको जोड़ूँ तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, a प्लस a कितना है, 2a इज इक्वल टू, ये दोनों में कॉमन ले लो, जोड़ रहे हैं ना बस, तो a, ये आ गया a प्लस दिस, क्योंकि तो दोनों के पास था, कॉमन आ गया, ये वाली चीज़ बच जाएगी, ठीक है। अच्छा ये जो फ्रॉम व्रॉम लिखा है ना, कंफ्यूज मत हो, इसको 2 लिखता हूँ, आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब ये चीज़ कॉमन, मतलब कॉपी कर दो, कॉमन नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखो यार, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, a मिल गया अपने को, यानी कि यहाँ पे स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस दिस। समझ में आ गया, a पता लग गया। अब मुझे और क्या करना है, मुझे b भी निकालना है सर। b कैसे निकालोगे, मुझे पता है a प्लस बी 2a है, देखो ना यार, a प्लस बी 2a है सर, a प्लस बी 2a है, b निकालना है, तो b क्या हो जाएगा, 2a माइनस स्मॉल a, यानी कि ये हो जाएगा 2a, ठीक है, यहीं लिख देता हूँ ना, जगह है तो, ठीक है। अब जगह नीचे ज़्यादा बच नहीं रही ना, 2a माइनस a की वैल्यू देखो ये रही भाई, ये a की ही तो वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, ठीक है। तो 2a में से a माइनस कर दो, b की वैल्यू देखो ना, 2a में से a माइनस करो, a बचेगा, ठीक है। और ये पूरी चीज़ माइनस करनी है सर, ऐसे ब्रैकेट में जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही माइनस में है ना, a की पूरी वैल्यू माइनस करोगे ना, तो ये माइनस है, 2a माइनस a बचा, और ये इसको माइनस कर देगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस में क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगी, ठीक है ना। जैसे ही आपको इतना समझ में आया, अब आप कह सकते हो सो ए एंड बी आर, ठीक है। ए और बी क्या होंगे, देखो ए पहले लिखा है ना, तो ए क्या है, यहाँ पे देख लो, ए रहा यार, और बी ये रहा, दोनों में बस डिफरेंस क्या है सर, उसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है ना। यानी कि अगर मैं पहले नंबर को लिखता हूँ कैपिटल ए प्लस अंडर रूट में जो भी है, ए प्लस जी, ए माइनस जी, है ना, इंटू में ए माइनस जी। तो जो दूसरा नंबर बी है उसमें क्या है, बस माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस लगा दो यार, एक में प्लस एक में माइनस, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन।
देखो यार क्वेश्चन नंबर जो 30 है काफ़ी इजी है, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि जब सेकंड आर के एंड में थर्ड टर्म क्यों निकालना है। ध्यान समझना, समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आर। जो मान लो बैक्टीरिया हैं वो हर घंटे डबल हो जाते हैं, है ना, कहीं पर। अब आगे क्या है, इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, मतलब शुरुआत में अगर 30 बैक्टीरिया थे, हर घंटे वो डबल हो रहे हैं, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर, फोर्थ आर एंड एनथ आर, है ना। तो देखो शुरुआत में 30 बैक्टीरिया थे, तो मतलब ए की वैल्यू हो गई 30, हर घंटे डबल हो जाते हैं, मतलब आर की वैल्यू है 2। कॉमन रेशो क्या चल रहा है, डबल होता जा रहा है भाई हर बार, तो कॉमन रेशो कितना है, 2 है सर। अब आप मुझे एक बार बताओ, अगर मुझे एट द एंड ऑफ सेकेंड आर निकालना हो तो टर्म कौन सी निकालो, मतलब जाहिर सी बात है एक जीपी बनेगी यहाँ पे, जाहिर सी बात है एक नंबर ऑफ बैक्टीरिया से एक जीपी तो बनेगी। शुरुआत में 30 बैक्टीरिया थे, अगली बार उसका डबल हो गए होंगे, अब वो कितने हुए होंगे छोड़ दो, मान लो सेकंड टर्म है, फिर उसका डबल हो गए होंगे, मान लो इस जीपी की थर्ड टर्म है। ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं एनथ टर्म आई होगी, है ना। उससे आगे अगर हम चले तो n+1 टर्म भी आई होगी, ऐसे करके, है ना। अब मैंने n+1 क्यों लिखे समझाता हूँ। देखो अब कुछ बैक्टीरिया थे, जैसे 30 थे, A2 निकाल सकते हो आप ऐसे, देखो तो हर बार डबल हो रहा है ना, अगली बार 60 हो जाएंगे, 60 का डबल 120 हो जाएंगे, 120 का डबल 240 हो जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अपने को करना है फॉर्मूले से। अब फॉर्मूले से जब हम करते हैं तो कन्फ्यूजन कहाँ आती है, यहाँ पे हम लिखते हैं एट द एंड ऑफ सेकंड आर, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो होंगे वो सेकंड टर्म वाले नहीं होंगे, थर्ड टर्म में जो आएगा वो होंगे। ऐसा क्यों है वो तो समझ लो। यहाँ पे मैं टाइम लाइन बनाता हूँ, टाइम लाइन से, तब आपको समझ में आ जाएगा। टाइम लाइन देखो, है ना, यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, टाइम लाइन बनाता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। देखो 30 बैक्टीरिया शुरुआत में ही है, शुरुआत मतलब जब आपने टाइम नोट करना चालू किया, टाइम आप 0 शुरू करोगे ना, क्लॉक को सेट करोगे 0 सेकंड, 0 घंटे, 0 मतलब सब कुछ, तो 0 है टाइम। जब 0 है तो फर्स्ट टर्म आ जा रही है सर, 0 पे जब टाइम 0 है सर, 0 आर, एक भी घंटा नहीं बीता, तो फर्स्ट टर्म मिल गई है आपको। यानी कि जब 1 आर हो चुके होंगे, जब 1 आर हो चुके होंगे तो आपको टर्म कौन सी मिल रही होगी, घंटा तो एक ही हुआ है, एक घंटे के एंड में टर्म फर्स्ट नहीं सेकंड मिलेगी। यानी कि जब सेकंड आर बीता होगा, जब सेकंड आर बीता होगा सर, तो आपको टर्म सेकंड नहीं थर्ड मिल रही है। इसीलिए हम लिखेंगे एट द एंड ऑफ सेकंड आर नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू A3। टाइम दूसरा घंटा ही खत्म हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म तीसरी मिल गई है सर। और A3 आप लोग जानते हो AR² होता है। A की वैल्यू आप जानते हो यहाँ पे 30 है, R की वैल्यू भी जानते हो 2 है। तो यहाँ पे लिख दो 30 भैया, यहाँ लिख दो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, यानी कि 12 के आगे 1 0, 120 बैक्टीरिया होंगे। बहुत सीधी सी बात है। अब आप समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा एट द एंड ऑफ फोर्थ आर, है ना। अब मैं क्या लिखूं कि भाई यही चीज़ कॉपी कर लेता ना, एंड ऑफ फोर्थ आर, है ना, एट द एंड ऑफ फोर्थ आर। भाई चौथे आर में के एंड में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे वो बता दो कितने होंगे। वो होंगे किसके बराबर, किसके बराबर होंगे भाई, कौन सा, चौथा घंटा खत्म हुआ है तो फिफ्थ टर्म लोगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पहला घंटा तो एक ज़्यादा, दूसरे घंटे से एक ज़्यादा, तो चौथे घंटे से एक ज़्यादा टर्म, यानी 5वीं टर्म लोगे। AR की पावर 4, A की वैल्यू है 30, R की वैल्यू है 2 पावर 4, है ना। तो 2 की पावर 4 16 होता है ना, 16 गुणा 3 48, यानी कि 480 हो जाएगा सर ये। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एट द एंड ऑफ nth आर कौन सी टर्म लोगे, nth टर्म या an+1th टर्म, an+1th टर्म, यानी कि दूसरा है तो तीसरा आया है, चौथा है तो पांचवा है, तो nवां होगा तो n+1वां आएगा। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे सीधा सीधा ना यहाँ पे छोटा सा कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं आप पूरा नहीं लिख रहा, मैं समझ जाना। nth आर के एंड में, ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे, an+1 वाली टर्म लोगे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं ना नंबर ऑफ बैक्टीरिया, जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा यार, ठीक है, इतना समझते हो आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा AR की पावर n-1 होता अगर nth टर्म निकालता, लेकिन हम n+1th निकाल लें तो इतना आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी है 30, R कितना है सर 2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी n। क्लियर हो गई बात। वो अच्छे से लिखना, nth आर मत लिखना, नंबर ऑफ बैक्टीरिया लिख लो ना पूरा पूरा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आर, ठीक है, बराबर इतना। क्लियर हो गई चीज़ आपको। ये 30th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अभी इतने, इससे अच्छा क्या समझाऊँ यार, ठीक है। अभी चलो इसके बाद करते हैं सॉल्यूशन नंबर 31। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। इसमें क्या कह रहा है,
What will be ₹500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays an annual interest rate of 10% compounded annually। ठीक है, एक बात बताओ, ठीक है, कि यहाँ पे मान लेते हैं पहली बार जो जमा किया वो A1 है, फिर अगली बार जो इंटरेस्ट मिला के बनेगा वो A2 हो जाएगा, फिर A3 हो जाएगा, जितना भी हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे करके मान लो अगर ये AN हो, ऐसे करके। अब ये चेक करना है कि क्या चीज़ है। वैसे ये GP बनती है क्योंकि कंपाउंड एनुअली हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, रेट जो है वो फिक्स रहता है, तो ये एक GP बनती है। मैं दिखाता हूँ कैसे। शुरुआत में इन्होंने कहा कि शुरुआत में आपने 500 रुपये जमा किया, यानी कि A की वैल्यू तो हो गई 500, A1 आपको पता है, ठीक है। A2 कैसे निकलेगा सर, आपने जमा कितने किए थे 500 रुपये, प्लस में इंटरेस्ट, भाई जो भी आपने जमा किया था प्लस में इंटरेस्ट जो जुड़ा होगा वो मिलके अगले साल के लिए, ठीक है ना, जो भी है आपका, ठीक है। प्रिंसिपल जो आपने जमा किया प्लस में इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। तो भाई ये कितना आता है, ये आता है 10%। 10% किसका यार, जो जमा किया था उसी पे तो मिलेगा परसेंटेज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 550 रुपये। देखो ना भाई 10% मतलब 10वां हिस्सा, तो 500 का 10वां हिस्सा 50 रुपये, और ये 500 तो 550 हो गया सर, 550 हो गया। अब अगर आप A3 निकालना चाहो, अगर आप A3 निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। वैसे ये पता लगाने के लिए GP बन रही है कि नहीं। देखो A3 क्या होगा, कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि जब जो सेकंड ईयर के एंड में था वो बन जाएगा आपका प्रिंसिपल। अब इसका 10% यानी कि 10% ऑफ। हालांकि ऐसे करना नहीं है, आपको फॉर्मूले से करना है, मैं बताऊंगा कैसे होगा दिस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, 10% में 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा 55 रुपया होगा। 55 को 550 में जोड़ दोगे 605 आ जाएगा सर, ठीक है। अब आप चाहे करके देख लो कि GP बन रही है कि नहीं, एक बार GP कंफर्म भी तो करनी पड़ेगी। तो यार A2/A1 करके देखो, है ना, कॉमन रेशो यानी कि यार A2/A1। A2 कितना है सर, A2 है 550 रुपये, A1 कितना है सर 500 रुपये, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 11 5 55, 11 5 से काटोगे 11 और 5 से काटोगे 10, कितना आ गया 1.1। अच्छा अब A3/A2 करके देख लो सर, A3 कितना है सर 605 बटे में A2 कितना है सर 550, ठीक है। ये किससे कट जाएगा, सीधा 55 से ही कट रहा है, तो है ना, 55 से काट लो, 55 एकम 55, 1 0 तो 1 0, 55 से 60 को काटोगे 55 एकम 55, 55 कट गया, 5 बचा, 5 आ गया 555। फिर से देख लो। अब आप कह सकते हो ना कि भाई ये तो बराबर है, हम बोलेंगे दिस इम्प्लाई गिवन सीक्वेंस इज ए GP, हम बोलेंगे इट इज़ एन GP, इट इज़ अ GP, इट इज़ ए GP, यानी कि एक GP है तो कंफर्म हो गया ना भाई। देख लो चाहे रेशो बराबर आ रहा है, मतलब जो GP बन रही है अपनी वो कैसे बन रही है, पहला टर्म कितना है 500, है ना, पहला टर्म कितना है सर 500, दूसरा टर्म कितना है 550, तीसरा कितना है 650, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, हर बार रेशो इतना ही आ रहा है। अब मुझे बस निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, फिर से देख लेना, यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, आफ्टर 10 ईयर्स अमाउंट इज इक्वल टू। अब आपको क्या लगता है मैं अमाउंट क्या लिखूंगा, 10th टर्म या 11th टर्म, सर 11th टर्म लिखूंगा मैं यहाँ पे। 11th टर्म क्यों लिखूंगा, वही वाली कहानी जो पिछले क्वेश्चन में थी कि भाई जब टाइम 0 है तो आपको पहला टर्म मिल जा रहा है, मतलब आपने शुरू में जब पैसा जमा किया, एक भी साल नहीं बीता है ना, तो पहला 500 रुपये आपने जमा किया वो 0 टाइम पे था। जब 1 साल बीतेंगे तो इसमें कुछ जुड़ के आपको A2 मिल जाएगा, जब 2 साल बीत जाएंगे तो फिर A3 मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब जितने साल बीत रहे हैं उससे एक ज़्यादा टर्म मिल रही है, नंबर ऑफ टर्म इस GP की उससे एक ज़्यादा है, तो मतलब 10वें साल में 11वां टर्म मिल रहा होगा आपको, क्योंकि एक बार तो शुरुआत में जब जमा किया था उस टाइम 1 साल नहीं बीता था, 0 टाइम था वो, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा AR की पावर n-1 यानी कि 10। तो A मतलब शुरू में कितना पैसा जमा किया था आपने 500 रुपये, R कितना है सर 1.1 और उसकी पावर कितनी है सर 10, ये आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा सवाल था ये, ठीक है, बस थोड़ा टाइम लगा, टाइम तो लगेगा ही भाई, ठीक है। अब आ जाओ सॉल्यूशन नंबर 32 पे, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 32 और आसान है,
आसान कैसे है समझा देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है इफ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया मैं पहले रूट को ही कुछ मान लेता हूँ तब समझाना आसान होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की गई है ना, जिनके रूट्स की, वो मान लो अल्फा और बीटा है। तो बोला क्या गया था कि जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनका AM और GM ये दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AM जो है सर अर्थमेटिक मीन वो 8 है एंड GM जो है सर यानी ज्योमेट्रिक मीन वो 5 है, ठीक है। इनके रूट्स का यानी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं, रूट्स का अर्थमेटिक मीन 8 है और ज्योमेट्रिक मीन 5 है। भाई अल्फा और बीटा का अर्थमेटिक रूट मतलब क्या, रूट मतलब क्या, अल्फा और बीटा को जोड़ो आधा कर दो, यही होता है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई सर, 16 आ गई। हमसे इक्वेशन पूछी है। और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है सर, अंडर रूट AB की जगह यहाँ पे अल्फा बीटा है, वो कितना है सर 5 है। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 25 हो जाएगी। ये हो गया दूसरा। यही निकल के क्यों छोड़ दिया, हम बोलेंगे इक्वेशन। हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर हमें उसके रूट्स पता हो तो इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है सर, ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चाहो तो कॉन्स्टेंट के भी लगा सकते हो, ठीक है। x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 16, तो जाएगा 16x, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 25। ये आ जाएगी अपनी इक्वेशन से। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देख लीजिए, धन्यवाद। और PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। थैंक यू।